अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद हसनैन खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट इंतखाबात की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। पार्लियामेंट हाउस और सूबाई असम्बलियों में पोलिंग आज होगी। 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। 30 नशस्तों पर 59 उम्मीदवार मैदान में उतरेंगे। इस्लामाबाद की 2, पंजाब की 5, सिंध की 12 और खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशस्तों पर इंतखाबात होंगे। ऐवान बाला में किसका होगा बोलबाला? हुकूमती इत्तेहाद होगा कामयाब या सुन्नी इत्तेहाद के आसाद उम्मीदवार? 48 नशिस्तों पर 18 सेनेटर्स बिला मुकाबला मुंतखब। 30 पर मुकाबला होगा। पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असम्बलियों में तैयारियां मुकम्मल कर ली गयी। बैलेट पेपर की छपाई और इंतखाबी सामान की तरसील कर दी गयी। इस्लामाबाद से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर नून लीग इसाक डार, जनरल सीट पर पीपल्स पार्टी के राना महमूद उल हसन मैदान में है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर अंसर महमूद और जनरल सीट पर फरजंद हुसैन शाह मुकाबला करेंगे। सिंध में 7 जनरल नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी ने 5 उम्मीदवार खड़े किए। एमक्यूएम ने 1 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। मुत्तहदा आसाद उम्मीदवार फैसल वाबदा की भी हिमायत करेगी। पंजाब से टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर 3, खवातीन की 2 नशिस्तों पर 4, एक अक़लियती नशिस्त पर 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर 26 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। बलूचिस्तान असम्बली से 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हो गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस ले लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया गया। बेंच में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे समाअत करेगा। अदालती मामलात में दखल अंदाजी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का खत काम कर गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने मामले का अज खुद नोटिस ले लिया। जजेस के खत के मामले पर प्रिंसिपल सीट इस्लामाबाद पर मौजूद तमाम जजेस पर मुश्तमिल बेंच तश्कील दे दिया गया। 7 रुकनी बेंच की सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा करेंगे। बेंच में शामिल दीगर जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस अतहर मिनल्लाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदुखेल और जस्टिस नईम अख्तर अफगान शामिल हैं। 7 रुकनी लार्जर बेंच बुध 3 अप्रैल सुबह 11 बजे समाअत करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चंद रोज कबल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक खत में अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। इस मामले पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात करके कमीशन तश्कील देने पर आमादगी का इजहार किया था। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से मौजरत कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिखकर आगाह कर दिया। कहा कि ख़त में जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं है। ये ख़त पैरामीटर 209 के दायरे कार में आता ही नहीं है। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को खुद देखना चाहिए। साबिक चीफ जस्टिस ने ख़त में उनके इंतखाब पर हुकूमत और अदलिया का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की सरबराही से माजरत। साबिक चीफ जस्टिस ने खत में वज़ीर आज़म, काबीना, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का शुक्रिया अदा किया। जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ जिलानी ने कहा, इन्हें कमीशन के टर्म्स ऑफ रेफरेंस TORs पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। जजेस ने अपने खत में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब किया था। इस वजह से इनके ख्याल में कमीशन इस हवाले से इंक्वायरी का मुनासिब फोरम नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि खत में जो इल्जामात लगाए गए हैं इनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस में जिक्र ही नहीं। ये खत पैरामीटर 209 के दायरे कार में आता ही नहीं है। वफाकी काबीना ने जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन का सरबराह मुकर्रर करने की मंजूरी दी थी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि तसद्दुक़ जिलानी ने कमीशन सरबराही कबूल कर ली थी। हमने TORs भी भेज दिए थे। मामले को उसी शाम सियासी रंग दिया गया और धावा बुला गया। भड़क और सड़क की सियासत ने हमारा बहुत नुकसान किया है। जो तनाव है उसमें चीफ जस्टिस ने खुद नोटिस लेकर सही किया। मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई, मैंने उनसे पहले रब्ता किया, उन्होंने कहा मुझे आप सोचने का मौका दे। फिर अगले रोज जब कैबिनेट मीटिंग थी तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है। कैबिनेट ने जब TORs फाइनल किए तो इनकी नॉमिनेशन पे आके उन्होंने कहा, प्राइम मिनिस्टर ने मुझे, कि बेहतर ये है कि आप दोबारा उनसे पूछ लें। मैंने उन्हें बताया कि जी सब ने आप पे इत्तफाक किया है, तो आप ये ऐसी जिम्मेदारी है, हम समझते हैं कि आपसे बेहतर शख्स नहीं हो सकता कोई।
तो उन्होंने बखुशी कबूल किया। मेरे ख्याल में फिर जो कुछ शाम को इवेंट्स हुए और इसको जिस तरह से पोलिटिसाइज किया गया और जिस अजीब तरीके से एक धावा बोला गया, अनफॉर्चुनेटली वो जो मैं कोई एक ट्वीट पढ़ रहा था कि ये जो बढ़क और सड़क की सियासत है इसने हमारा बड़ा नुकसान किया है, ये भी शायद वजह बनी है। मैं तो इसलिए बड़ा दिल गिरफ्ता हूँ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उमर अयूब ने सुप्रीम कोर्ट के खुद नोटिस का खैर मकदम किया। कहा कि मामले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाना चाहिए। आमिर डोगर का कहना था कि तसद्दुक जिलानी का कमीशन की सरबराही से इनकार एक अच्छा फैसला है। हसद कैसर बोले कि अदालतों से हमारा मैंडेट वापस ना मिला तो हुकूमत को किसी सूरत चलने नहीं देंगे। और बड़ी अच्छी बात है कि असद नोटिस लिए, पर यह असद नोटिस लेना काफी नहीं है, इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना और लोगों को एग्जाम्पल बनाना वो सबसे है। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ तसद्दुक जिलानी साहब बड़े अपराइट आदमी हैं, तो ये अच्छा फैसला है। अच्छा, मैं समझता हूँ कि कमीशन की सरबराही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फाइल साहब को खुद करनी चाहिए। कोई आपका ज़मीर नहीं चाहता, आपको अपना ज़मीर नहीं कहता कि आप किस तरह जुड़े ज़मीन बेचते हैं। मैं समझता हूँ कि उसको कम अज़ कम, लेकिन ये इस तरह जो अभी हुकूमत चल रही है, ये हुकूमत चलने की काबिल नहीं है। इस तरह की जिसके पास अवामी इत्तेमाद न हो, अवामी हिमायत हासिल न हो, आपके फैसले कैसे कर सकेगा। शर्जील मेमन का कहना है कि जेल में बानी पीटीआई को वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए तो मर्सिडीज में गए। चीफ जस्टिस ने उनको देखकर कहा कि गुड टू सी यू। उस वक्त किसी को अदलिया की आज़ादी क्यों याद नहीं आई? अदलिया की आज़ादी बानी पीटीआई के लिए ही क्यों याद आती है? इमरान खान जिसे 9 में जैसे घिनौने वाक़यात किए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गए गिरफ्तार होने के बाद, तो मर्सिडीज़ में गए। आज तक कौन सा शख्स पाकिस्तान की हिस्ट्री में मर्सिडीज़ में लॉकअप से कोर्ट गया है और उसको देखकर चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि गुड टू सी यू? उस वक्त किसी को जुडिशरी की आज़ादी याद क्यों नहीं आई? आज वो शख्स 6 महीने हुए नहीं है और वो भी जिस तरह की जेल काट रहा है कि वीआईपी किस्म की ट्रीटमेंट उसको मिल रही है। सारे उसके बाद चीफ मिनिस्टर्स भी उसको मिल रहे हैं, उसके मिनिस्टर, उसके कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी उससे मिल रहे हैं, उससे एमपीज एमएलए उसे जेल में मिलने जा रहे हैं। ये सख्ती होती है, ये जेल होती है, ये है जुडिशरी की आज़ादी की बात की जाती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तल कर दी है। ज़मानत पर रिहा करने का हुक्म भी दे दिया। दौरान समाअत अदालत ने पूछा कि क्या आज अपील समाअत के लिए मुकर्रर है? अपील शुरू नहीं करेंगे, अगर आप चाहते हैं तो सज़ा मुअत्तली पर दलाइल दे दें। अली जफ़र ने कहा कि हम सज़ा मुअत्तली के बजाय मरकज़ी अपील पर दलाइल देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अहम फैसला, तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की सजाएं मुअत्तल। अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। नायब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि फैसले का जायजा लिया है। ये सजा मुअत्तली का केस है जिस पर अदालत का कहना था कि ये नैब का बड़ा काबिल तारीफ मौक़िफ़ है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया कि नैब सजा मुअत्तली पर कोई मौक़िफ़ पेश करना चाहता है। प्रोसिक्यूटर नैब ने कहा सजा मुअत्तली पर कोई एतराज नहीं, अपीलें अभी नहीं सुनी जा सकती। बानी पीटीआई के वकील ने इस्तदा की कि सजा के साथ केस फैसला भी मुअत्तल किया जाए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी इसे छोड़ दें। तोशाखाना केस में अपीलों पर समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई की दीगर मुकदमात में सजाएं मुअत्तल होंगी। अनकरीब बानी पीटीआई रिहा होंगे और वज़ीर आज़म बनेंगे। तर्जुमान तहरीक इंसाफ रऊफ हसन का कहना है कि अदालतों को एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। खान साहब कम से कम एक मुकदमे में सुरखरू हुए हैं। हमें यकीन कामिल है कि अनकरीब वो बाकी मुकदमात में भी इसी तरह से सुरखरू होंगे। अनकरीब वो जेल से बाहर निकलेंगे और अनकरीब वो इस मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे दोबारा इंशाअल्लाह। नंबर एक बात, लार्जर बेंच का मसला नहीं है। इस मुल्क में बहुत सी प्रेसिडेंसीज मिलती है जबकि फुल कोर्ट बेंच बना हुआ है, फुल कोर्ट बनी हुआ, और ये भी फुल कोर्ट का मसला है। ये अपनी पसंद के जज चुनकर अपनी पसंद का फैसला हम नहीं करने देंगे चीफ जस्टिस को। आगे बढ़ते हैं। ईद से पहले पेट्रोल के बाद शहरियों को बिजली का झटका। कराची समेत मुल्क भर में बिजली 2 रुपये 75 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बिजली माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट कीमत में महंगी की गई।
सार्फिन से इजाफी वसूलियाँ अप्रैल, मई और जून में की जाएंगी। सार्फिन पर 85 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। मेरा भाई तो चला गया, बाकी लोगों को डकैतों से बचा लो। मकतूल अमजद के भाई की दुहाई ने कराची वालों को रुला दिया। फूट फूट कर फरियाद की कि डकैतों को लगाम डालो, खुदारा डकैतों को काबू करो। हमारे साथ यार, एक भाई तो मेरा छोटा गुजरे में मार के मामला फिर ले जाने क्या हो गया। वो जुल्म हुआ हमारे साथ यार, हमारे लिए कुछ करो यार, हमारे लिए कुछ करो यार, खुदा का वास्ता है यार, बाकियों के लिए भी कुछ करो यार। बहुत बुरे हालात है, लोग बहुत मर रहे हैं यार, डकैतों ने जीना हराम किया हुआ है यार। कराची के इलाके औरंगी टाउन खलील मार्केट के करीब फायरिंग, एक शख्स जहाँ बहक हो गया। मकतूल आसिफ दुकान से घर जा रहा था, मुल्ज़िमान ने पीछे से फायरिंग की। पुलिस हुकाम का कहना है कि वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात की जा रही हैं। कराची में हमारे बच्चों की जानें महफूज नहीं, उन्हें गोलियां मारी जा रही हैं। जराइम पेशा अफराद को ये ताकत उन्होंने फराहम की है जो हम पर मुसल्लत किए गए। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम रहमान का कहना था, कराची में आम अफराद को सख्त मुश्किलात का सामना है। शहरी कत्ल हो रहे हैं लेकिन पुलिस सिर्फ अशराफिया की हिफाजत पर मामूर है। कि शहर कराची जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, इसको तो अमलन डाकुओं के हवाले कर दिया गया है। इस वक्त कराची में सिर्फ रमजानुल मुबारक में 9 खानदान उजड़ गए और दंदनाते फिर रहे हैं डकैत। अगर कोई पकड़ा जाए तो प्रोसिक्यूशन नहीं होती। 4,500 डकैतियों के वारदातें हो चुकी हैं स्नैचिंग की सिर्फ इस रमजानुल मुबारक में। लेकिन एक खास और मखसूस किस्म का तबका वो ये सफर नहीं करता, इसको ये प्रॉब्लम नहीं है। वो रूलिंग क्लास वो हम पर विराजमान होती है, वो हमारी तकदीर के फैसले करते हैं। उनकी आबादियां भी हमारी आबादियों के साथ नहीं होती और उनके तो बहुत बड़े पैमाने पर उनकी सिक्योरिटी का भी इंतजाम होता है। वो पुलिस जिसको हमारी हिफाजत करनी चाहिए वो अशराफिया के घर वालों की हिफाजत कर रही होती है। केयर टेकर गवर्नमेंट बनी थी तो बहुत बड़े पैमाने पर यह बात की जा रही थी कि सिंध में एक ऑपरेशन किया जाएगा जो सिस्टम के खिलाफ होगा, मुजरिमों को पकड़ा जाएगा और यह ऐलान बहुत ताकतवर तरीन लोगों की तरफ से किया गया। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ हमने देखा कि सिंध का यह सिस्टम जो यहाँ तबाही फैला रहा था, अब वो सिस्टम इस्लामाबाद में जाकर विराजमान हो गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सदर के खिताब से बाज़ाब्ता तौर पर पार्लिमानी साल का आगाज़ होगा। कौमी असम्बली का इजलास 18 अप्रैल को होगा। कौमी असम्बली इजलास में सदर के पार्लियामान से खिताब पर बहस होगी। सेनेट का इजलास भी 5 अप्रैल को बुलाने की तजवीज़ दे दी गई। सेनेट सेक्रेटेरिएट ने असम्बली वजारत पार्लिमानी अमूर को भिजवा दी। सेनेट इजलास में 9 मुंतखब सेनेटर्स हलफ उठाएंगे। वजारत पार्लिमानी अमूर सेनेट इजलास के लिए PRO मुकर्रर करने की दरख्वास्त करेगी। पीपल्स पार्टी की सिंध और बलूचिस्तान में हुकूमत है, मंशूर को सामने रखकर बजट की तैयारी करेंगे। नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि मंशूर में कहा था 300 यूनिट बिजली मुफ्त होगी। सिंध के दूर दराज इलाकों में 5 लाख घरों को सोलर से मुफ्त बिजली फराहम करेंगे। हाफिज नईम को सिंध असम्बली में ज़रूर आना चाहिए। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो नुकात दिए थे उसमें कहा था कि 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त कर दी जाएगी। अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में है। सिंध में तसलसल है और इस पर हम पहले भी कुछ काम कर चुके हैं, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। उसमें फ़ेज़ वाइज है। एक फ़ेज़ तो हमारा ये है कि इस वक्त तक जो सर्वे किया गया है 5 लाख के करीब घर ऐसे हैं जहाँ पे इस वक्त भी हम कोई भी बिजली का वहाँ पहुँचा नहीं सके। तो उन 5 लाख घरों के लिए हम प्लान बना रहे हैं कि वहाँ पे हम सोलर पैनल दें। हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे का इजाफा कर दिया है। क्या मुंतखब हुकूमत आने वाले वक्तों में आवाम को रिलीफ देगी या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। हुकूमत का ईद से पहले शहरियों को तोहफा, पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 9 रुपये 66 पैसे तक का इजाफा। क्या मुंतखब हुकूमत आने वाले वक्तों में आवाम को रिलीफ देने में कामयाब होगी या नहीं, आइए जानते हैं अरकान पार्लियामेंट से। कुछ वक्त गुजरने के साथ पेट्रोल इससे भी कम कीमत पे होगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन अभी बहुत मजबूरी थी जिसके आलम में हुकूमत को ये फैसला करना पड़ा। तो ये इसमें कि घबराने की बात नहीं है, ये जैसे इंटरनेशनल मार्केट के तहत होगा
तो ये आता रहेगा। आवाम बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, ये बहुत मुश्किल हालात हैं। अल्लाह का शुक्र है कि डिफ़ॉल्ट नहीं हुए और आगे बढ़ रहे हैं और स्टाफ लेवल पे माहिदे हो रहे हैं, तो ये सब चीज़ें तो होंगी। अभी ये बम गिराने की बात नहीं करनी चाहिए, हमें हकीकत पसंद होना चाहिए कि आज पाकिस्तान जहाँ पे पहुँचा हुआ है, अब हमें एक्चुअल लेवल के ऊपर डिफ़िकल्ट डिसीजन करेंगे तभी मुल्क जो है ना वो क्राइसिस से निकल सकेगा। अवाम जो है वो बहुत ही बदहाली के शिकार होकर हुकूमती इक़दामात को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन हुकूमत से गुजारिश है कि अवाम पे इतना बोझ डाला जाए कि कहीं वाक़ईतन इनकलाब ना आ जाए। सबमिशन इसमें ये है जी, कुछ जादू की छड़ी तो गवर्नमेंट के पास भी नहीं है, और जिस फाइनेंशियल क्राइसिस से मुल्क गुजर रहा है, मैं PMLN से हूँ, लेकिन मैं ये कहूँ कि जी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में ठीक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि जहां आवाम पर मुश्किल गड़ी है, वहीं हुक्मरान भी सुख में नहीं। IMF की जानिब से कड़ी शराइत हैं, आवाम साथ दे। कैमरामैन असद अब्बास के साथ महपारा जमान, बोल न्यूज़, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दासू के दौरे के दौरान चीनी इंजीनियर्स और वर्कर से गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने बशाम वाक़े पर चीनी इंजीनियर्स और वर्कर से इजहार ताज़ियत भी किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बशाम में दहशतगर्द हमला पाकिस्तान के दुश्मनों ने किया, उसका मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करना था। शाम हमले का मकसद पाक चीन दोस्ती को मुतासिर करना था, ये कहना था वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का। दासू के दौरे के दौरान चीनी इंजीनियर्स और वर्कर्स से मुलाकात के दौरान शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि बशाम वाक़या दहशतगर्दों का बुज़दिलाना फेल था। निहत्ते और पुरअमन चीनी बाशिंदों पर हमला दहशतगर्दों के अंदर का खौफ जाहिर करता है। इस तरह की कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। उन्होंने कहा कि पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने में हमारे दुश्मन कोई भी मौका जाने नहीं दे रहे। चीनी इंजीनियर्स को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करेंगे। उनका कहना था कि बशाम वाक़े में मुलविस दहशतगर्दों को करार वाक़ई सजा दी जाएगी। वेलकम बैक। ईद का चांद 29 रमज़ान को नजर आने और ईद 10 अप्रैल को होने का कभी इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि 9 अप्रैल को गुरूब आफ्ताब के बाद चांद नजर आने का दौरानिया 50 मिनट से ज़ायद होगा, जिसकी वजह से मुल्क के बेशतर इलाकों में चांद नजर आने के वाज़ेह इम्कानात हैं। 9 अप्रैल को मुल्क के बेशतर मकामात पर मतला साफ रहने का इम्कान है। ईद करीब आते ही बाज़ारों की रौनक बढ़ गई। मर्द व ज़न ईद की तैयारी के लिए सफारा हो गए। ख़वातीन खूब से खूबतर देखने के लिए मैचिंग की चूड़ियाँ, ज्वेलरी और जूते ख़रीदने के लिए पुरजोश नज़र आ रही हैं। गाहक और दुकानदार दोनों महंगाई का दुखड़ा भी सुना रहे हैं। मज़ीद तफ़सील इस रिपोर्ट में। छोटी ईद की बड़ी तैयारी, काउंटडाउन शुरू हो गया। खवातीन को मैचिंग नेल पॉलिश की तलाश। छोटे मियाँ और नन्ही गुड़िया ने फरमाइशों के अंबार लगा दिए। ईद उल फितर की आमद हो और बाजारों में खरीदारी के लिए रश न हो, कैसे मुमकिन है। खवातीन ईद के जोड़े के लिए मौसम की मुनासिबत से हल्के रंगों का इंतखाब कर रही हैं। दुपट्टे पीको रंग करने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए। 40-50 से सीधा 400 तक जा पहुँचे। खवातीन की देखा देखी मर्द भी मैचिंग चीजों का इंतखाब करने लगे। कब मैचिंग की चप्पल बहुत जरूरी है। लड़कों की देखा देखी बड़ी उम्र के अफराद ने भी सलून में चांद रात को हजामत की बुकिंग करा ली। बड़ों के साथ बच्चे भी शॉपिंग पर जाने के लिए इसरार करने लगे। छोटी मियाँ और नन्ही गुड़िया की अपनी अपनी फरमाइशें हैं। बच्चों ने भी कपड़े खरीद लिए। अब बारी है चश्मा, पोनिया और इयररिंग्स खरीदने की। और कहते हैं ना कि ईद तो बच्चों की ही होती है। ईद उल फितर की खुशियों की एक अहम रिवायत ईद कार्ड आहिस्ता आहिस्ता दम तोड़ गए। मोबाइल ने ईद की इस अहम खुशी को माजी का हिस्सा बना दिया। ईद कार्ड भेजने का रिवाज अब दोबारा पैदा हो रहा है। पेहाड़ी से शेख अदनान की रिपोर्ट देखिए। कार्ड्स की रिवायत दम तोड़ने लगी, लेकिन कुछ लोग आज भी उसे जिंदा रखे हुए हैं। ईद की एक खूबसूरत रिवायत ईद कार्ड्स देने की भी है। ये रिवायत कुछ बरसों से दम तोड़ रही है। माजी में माह रमजान के आगाज में ही मुख्तलिफ दुकानों और स्टोर्स पर ईद कार्ड्स के स्टॉल नजर आना शुरू हो जाते थे। खास तौर पर लोग दूसरे शहरों और बैरून मुल्क मुकीम दोस्तों और रिश्तेदारों को आम डाक और एयरमेल के जरिए ईद कार्ड भिजवाया करते थे। तो पहले ईद कार्ड की सेल बहुत ज़्यादा थी जी, अब वो कम हो गई है। अब सोशल मीडिया का दौर है जी, हर बंदे के पास मोबाइल है, एक टच करता है
खड़क के मैसेज उसके अगले बंदे के पास चला जाता है। अब वो पहले वाली चाहत नहीं रही लोगों में। मोबाइल फोन और सोशल मीडिया तक आम रसाई की बदौलत लोग ईद कार्ड से दूर हुए, लेकिन कुछ लोग आज भी इस अजीम रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। मैं दोस्त अहबाब के लिए ईद के हवाले से ईद कार्ड लेने के लिए आया हूँ। जब से सोशल मीडिया आया है, ईद कार्ड जो देने का जो रवाज है वो ख़त्म हो गया है बिल्कुल। सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया नौजवान नस्ल का। जरूरत इस अमर की है कि माजी की इस खूबसूरत रिवायत को दोबारा जिंदा किया जाए ताकि ईद की खुशियाँ दुबाला हो जाएं। शेख मोहम्मद अदनान, बोल न्यूज़, विहाड़ी। ख़वातीन के किसी भी लिबास, दुपट्टे और चादर के किनारों को फटने से बचाने के लिए पीको किया जाता है, लेकिन वक्त के साथ साथ पीको का काम कम होता जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं, देखते हैं ब्यूरो हेड सक्कर शाहिद अली की रिपोर्ट। मुख्तलिफ रंगों के धागे से पीको के कारीगर रंग बिरंगे लिबास, दुपट्टे और चादरों को न सिर्फ महफूज बनाते थे बल्कि खूबसूरती में भी इजाफा करते थे। पहले काम माशाल्लाह इतना होता था कि हमें फारिग होने के बैठने का टाइम नहीं मिलता था, इस वजह से कि अभी महंगाई बहुत हो गई है, हर बंदा परेशान है। हमारे काम में पीको के अब वो दुपट्टे नहीं रहे, वो दुपट्टे पीको उन पर बनी बनाई मिलती रही है। एक ही वजह है कि बिजली बहुत महंगी है, हद से ज़्यादा महंगी हो गई है, जिसकी वजह से जो ना कारोबार पे काफ़ी असर पड़ा। ख़वातीन महंगाई को बुनियाद बनाकर दुपट्टों पर पीको वर्क और लेस न लगाए जाने की बात करती हैं। पहले तो लेस वगैरह, पीको वगैरह सब कुछ लगवाता था। इतनी महंगाई और इतनी बजट नहीं है कि हम कुछ करा सके कुछ भी। पीको के काम से वाबस्ता लोग काम ना मिलने पर खास से परेशान दिखाई देते हैं। कैमरामैन बिलावल भट्ट के साथ शाहिद अली, बोल न्यूज़, सक्खर। शिकागो में पाकिस्तानी डॉक्टर्स की तंजीम पाकिस्तानी फिजिशियन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम सालाना इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कौंसल जनरल पाकिस्तान तारिक करीम थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी की कम्युनिटी के लिए खिदमात काबिल सताइश हैं। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ अंसार रिजवी से। अंसार रिजवी नुमाइंदा बोल न्यूज़ शिकागो। इस वक्त मैं यहाँ शिकागो में मौजूद हूँ और आज यहाँ पर पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी का सालाना इफ्तार डिनर मुनक़िद हुआ। इस वक्त मेरे साथ पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी 2024 के सदर डॉक्टर तारिक भट्ट साहब मौजूद हैं। आइए इनसे आज की इफ्तार डिनर से मुताल्लिक़ उनके ख़यालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंसार भाई, शुक्रिया पहले तो बहुत बहुत आपके आने का और इस तकरीब को कवर करने का, क्योंकि आज बहुत ही पुरवकार इफ्तार डिनर था जो कि फंड रेजिंग इवेंट भी है पाकिस्तान डिसेंट फिजिशियन सोसाइटी का। इसमें ख़ास तौर पे काउंसिल जनरल तारिक करीम साहब, उनकी बेगम और दूसरे इलेक्टेड ऑफिशियल्स के साथ साथ तारीख़ी हैसियत रखने वाले कांग्रेसमैन और फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट जोनाथन जैक्सन भी आए और उन्होंने खिताब किया और वो हमारे की नोट गेस्ट थे और उन्होंने इस बात का यादा कराया कि सारा वक्त वो अमन के लिए काम करते रहेंगे। और जी नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान फिजिशियन सोसाइटी के सदर डॉक्टर तारिक भट्ट और आज यहाँ पर एक शानदार इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। अंसार रिजवी, बोल न्यूज़, शिकागो। बहुत शुक्रिया अंसार रिजवी। यूनाइटेड इंटरनेशनल ग्रुप की जानिब से लाहौर में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले नुमाया शख्सियात ने शिरकत की। शाहीन शाह अफरीदी खुद से मंसूब PCB के जाली बयान से सख्त नाखुश। अपने साथ रवा रखे गए बर्ताव पर उन्होंने सख्त एहतजाज भी रिकॉर्ड कराया। PCB ने गुज़श्ता रोज़ शाहीन शाह को T20 कप्तानी से बरतरफ कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना शाहीन आफरीदी के लिए वादिये पुरखार। कैरियर पर लटकने लगी खतरे की तलवार। रोटेशन की पॉलिसी का वो होंगे पहला शिकार। क़यादत की सेज से भी दिया उतार। स्टार फास्ट बॉलर करना चाहते थे गम और गुस्से का इजहार, करीबी हलकों ने किया खबरदार। इस तरह करने से मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। अगले पिछले सारे हिसाब चुकाए जाएंगे। शाहीन आफरीदी को एक और बात का भी शिकवा, क़यादत से हटाया, पहले से कुछ नहीं बताया। बोर्ड ने खुद साख्ता बयान जारी करवाया। सब कुछ ठीक है, शायकीन क्रिकेट को यकीन दिलाया। स्टार फास्ट बॉलर के लिए ऑप्शंस बेहद महदूद रह गए। अपने वक्त का इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। आगे बढ़ते हैं। इसराइल का शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में ईरानी सिफारत खाने पर फ़िज़ाई हमला। पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर मोहम्मद रज़ा ज़ाहिदी समेत 8 अफराद हलाक हो गए, मुतअद्दिद ज़ख्मी। सिफारत खाने से मुतसिल इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई।
शामी मीडिया के मुताबिक इसराइल की जानिब से ईरानी सफ़ीर की रिहाइशगाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई। शाम के एयर डिफेंस सिस्टम ने हमला नाकाम बनाया। ईरानी सफ़ीर हुसैन अकबरी और उनकी फैमिली हमले में महफूज रही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।